नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका देहरादून हेडलाइंस के इस खास प्रोग्राम बेबाक बात पुष्पेंद्र के साथ। आज हम एक अलग शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कैदरावाला से, ग्राम पंचायत कैदरावाला से बीडीसी मेंबर हैं और उसके बाद आप ज्येष्ठ उप प्रमुख विकास नगर निर्वाचित हुए, श्री गुलफाम अली जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस प्रोग्राम में आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सबके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनका बचपन कैसा रहा, उनकी परवरिश कैसी हुई, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरुआत की जाए। देखिए, आपका जो कार्यक्रम है वो बेबाक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसमें हम अपने अगर बचपन की बातों को भी बेबाकी से रखें बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा उचित रहेगा। पर्सनैलिटी बिल्कुल फिर मेरा जन्म जून 1968 में हुआ जी, और हमारा जो बचपना गुजरा वो बहुत ही गरीबी में गुजरा। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त का वो दौर था जी, कि हम 3-3 दिन तक भूखे रहते थे, खाना नसीब नहीं होता था। जब मैं 6th और 7th क्लास में पढ़ता था जी, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी और मेरा परिवार बिखर गया था उस वक्त। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जी, हमारे पास में जंगल है जी, और हमारे पास उस वक्त रोजगार का एक साधन जंगल हुआ करता था। बिल्कुल। हम जंगल से लकड़ी, मैं सुबह स्कूल जाता था और स्कूल से शाम को आके जंगल से लकड़ी बीनता था, इकट्ठा करता था और सुबह उसको सर पे रख के विकास नगर बेचने के लिए आया करता। क्या बात है, यहाँ से काफी दूर है तो 10 किलोमीटर पड़ता है। शॉर्टकट में वो हम जंगल के रास्ते आते तो 8 किलोमीटर के करीब पड़ता था जी, और 8 किलोमीटर सुबह चलना और 8 किलोमीटर वापस जाना और फिर स्कूल ज्वाइन करना। क्या बात, ये हमारी बचपना इस तरह से गुजरा है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो पहली लकड़ी की जो बोझी हुआ करती थी वो ₹1.25 में बिकी थी। क्या बात है, क्या बात है। विकास नगर, चूंकि उस टाइम गैस के साधन नहीं थे, जी जी, उसी पे विकास नगर पूरा लकड़ी पे आधारित था, सबके चूल्हे जलते थे। तो बुलाकी वाला और केदारा वाला के लोग लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते थे। तो मैंने भी कक्षा 7 से लेके कक्षा 12 तक लकड़ी बेचकर अपनी शिक्षा दीक्षा मैंने की। बचपन आपका इन कठिनाई। और मैं आपको बताऊं, जब मैं 10वीं पास करके 11वीं में आया तो हमारे एक अध्यापक हुआ करते थे, नरेंद्र मोहन शर्मा जी, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में। जी, मेरे पास जूते नहीं हुआ करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो जी, और यार तुम बिना जूतों के स्कूल आते हो, तुम्हें यार कैसे इतना लंबा सफर कैसे चलते हो। जी, मैंने कहा जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जूते खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एनसीसी दिला देता हूं। क्या बात है। और एनसीसी में आपको ड्रेस भी मिलेगी और 2 जोड़ी जूते मिलेंगे, एक चमड़े वाला और एक कपड़े वाला। तो उन्होंने मेरी मदद की, मैंने एनसीसी ज्वाइन की और तब मुझे जाके जूते नसीब हुए। क्या बात है। विकट परिस्थितियां थी, कठिन परिस्थितियां थी जी, लेकिन मैं सबसे बड़ा था परिवार में जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने भाई बहनों को पढ़ाया, मेहनत की, मजदूरी की। क्या बात। उस वक्त जंगलात में जितना भी वर्क होता था, हम लोग पेड़ पौधे लगाते थे छुट्टियों में, वहां से मस्टोल में हमें पैसा मिलता था। उस तरह से हमने अपना जीवन यापन किया। इंटर की पढ़ाई के बाद मेरे दिमाग में आया कि इस इलाके में रह के कोई फायदा नहीं है जी, तो मैंने बाहर जाने की सोची। अच्छा। तो जैसे मैंने बाहर जाने का प्लान बनाया तो एक वैकेंसी जंगलात में निकली वन विभाग में, तो मैं वहां पे एज ए फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त हो गया। क्या बात है। लेकिन ये कौन से सन की बात रही होगी? ये 1983 की शायद बात है। 83 की जी। उसके बाद 83 या 84 शायद जी। उसके बाद हमारे एक लाल बहादुर जी फॉरेस्टर हुआ करते थे जी। मैं और वो एक दिन गश्त पे जा रहे थे जंगल में, तो
तो बहुत सारे बुलाकी वाले के कम से कम 50 लोग जो बोझी लेके आए हुए थे, वो लाल बहादुर जी ने उनकी सारी बोझियां छीन ली। मुझे उस दिन बड़ा अजीब सा लगा कि मेरा जीवन ये बोझी बेचते बेचते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे घर में चूल्हा जब जलता था जब मैं 1.5, 2, 3 रुपए की बोझी बेच के घर जाता था, तो चूल्हा जलता था। यार इनका भी चूल्हा क्या बात है, इसी से जलता होगा। मैंने उसी दिन रिजाइन कर दिया और मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैं टेहरी गढ़वाल चला गया। अच्छा। टेहरी में मेरे एक मित्र रहते थे, उन्होंने कहा कि आप ना श्रीनगर चलो, वहां पे ना कुछ काम करते हैं जी। हम लोग श्रीनगर चले गए, लेकिन मैंने कहा पढ़ाई अभी जारी रखनी चाहिए। मैंने बिड़ला संगठक महाविद्यालय में वहां पे ग्रेजुएशन में मैंने बीए में एडमिशन लिया जी। और उसके साथ ही मैंने पार्ट टाइम जॉब वहां पे करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। पढ़ते पढ़ते वहीं पे फिर एक इस्लामुद्दीन जई थे मेरठ के पिरोली में, क्योंकि उन दिनों वहां पे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, वर्क ऑर्डर और मस्टोल्स में काम होता था। तो एक डांग चोरा एक जगह है वहां पे, वहां इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी। तो उनकी मेरी मुलाकात श्रीनगर में हुई। उन्होंने कहा यार तुम पढ़ाई भी करते रहो और साथ में मेरा काम भी देखते रहो। क्या बात। तो मैंने वहां से, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में वहां से आया और मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में मैंने इतना ज्ञान उनसे प्राप्त किया कि चाहे वो एमबी करना हो, चाहे वो किसी नक्शे को जमीन पे उतारना हो, ट्रंच प्लान बनाना हो, लेआउट करना हो, वो मैंने सब उनके साथ रह के सीखा। और उस दौरान मैंने कम से कम, चाहे वो धारकोट हो, चाहे वो अंजनी सैन हो, चाहे वो लमगांव प्रताप नगर हो, मैंने सब जगह उस वक्त जो है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया। नंदगांव वड़कोट में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया, 3 इंटर कॉलेज बनाए और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की। और उसके बाद टिहरी में स्वामी राम तीर्थ महाविद्यालय मैंने लॉ में एडमिशन लिया। क्या बात है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मैंने लॉ 2 साल किया और मेरा 1 साल छूट गया, इसलिए मैं लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया। और फिर मैंने अपना वहां पे टीएसडीसी का काम चल रहा था, डैम का काम चल रहा था, वहां पे मैंने ठेकेदारी का काम अपना शुरू किया। ठेकेदारी करते करते मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जैसे ही मैं कुछ बनने की स्थिति में आया, तो जब मैं पूरे 1.5-2 साल के बाद घर आया, मैं इस बीच घर में भी नहीं आया। अच्छा, वो ये संघर्ष आपका चलता है। हाँ, निरंतर मैं संघर्ष करता रहा। तो जब मैं गांव में लौटा तो मैं थोड़ा सा परिपक्व हो चुका था। मैंने बाहर लोगों को देखा था, कैसे लोग जीते हैं, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन के कई आयाम आपने देख लिए। बहुत सारी चीजें मैंने बाहर देखी, उनका अनुभव किया। तो जब मैं गांव में आया तो गांव में आके मुझे लगा कि ना तो मेरे गांव में कोई स्कूल है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, बड़ी समस्या है। आवागमन के साधन भी नहीं थे शायद। सब कुछ बड़ी अजीब सा लगा। मैंने कहा यार हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, हम आर्थिक आधार से मजबूत हो जाएंगे, लेकिन गांव के लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी संघर्ष के साथ साथ 1998 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, पंचायत का चुनाव, प्रधान के रूप में। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा मजाक क्या हुआ उस चुनाव में कि वो निर्वाचन आयोग की कमी के चलते उस टाइम जिला पंचायत और प्रधान का सेम निशान हुआ करता था, लालटेन। वो मैच करते थे निशान। तो जिला पंचायत का कैंडिडेट मेरे गांव से भी लड़ रहा था और दूसरी जगह से भी लड़ रहा था। तो मेरा जो निशान, जो मेरे प्रतिद्वंदी का निशान था, वो लालटेन था। और मेरा निशान ताला था। और जिला पंचायत वाले का निशान भी लालटेन था। अब गांव वालों ने कहा कि लालटेन पे तो भैया देना ही देना है, हमारे गांव का जिला पंचायत लड़ रहा है। तो उसका बेनिफिट टोटल मेरे प्रतिद्वंदी को गया और मैं पिछड़ गया और वो जीत गए। तकनीकी खामी के चलते ऐसा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मुझे अब गढ़वाल नहीं जाना है, अब गढ़वाल का सफर पूरा हो चुका है। अब मुझे लगना पड़ेगा समाज सेवा, अपने गांव के लिए कुछ करना। तो एक दिन मैं विकासनगर आ रहा था चला हुआ, इलेक्शन हारने के बाद। यहीं पे पश्चिमी वाला एक गांव पड़ता है। वहां पे एक ओझा जी जई थे, पातीराम जी ठेकेदार थे और यहाँ के मिस्त्री लगे हुए थे। तो मैं भी उस बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनका तमाशा देखने लगा। वो बार बार चूना डालते हैं। यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहा था, काफी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कॉलोनीज थी। वो थोड़ी देर में डालें चूना, फिर उसको मिटा दें, फिर चूना डालें, फिर मिटा दें, फिर चूना डालें। मैं भी बैठ गया।
कंफ्यूज हो गए कहीं ना कहीं। मैं उनके पास आया, मैंने कहा ओझा जी, मैं नाम नहीं जानता था उनका, मैंने कहा जय साहब क्या मामला है? तो कहने लगे हम लोग 3 दिन से लगे हुए, ये लेआउट नहीं हो रहा है, मेल बिल्डिंग का लेआउट हमारे से आउट जाता है। मैंने कहा आप ना ये नक्शा मेरे को दे सकते हैं कि जी आप कौन है? मैंने कहा अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं करता हूँ, तो आप ये नक्शा मुझे दो, मैं इसका रात को ट्रांस प्लान बनाऊंगा बैठ के घर पे, ठीक, और कल मैं इसका आपको लेआउट करके दे दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, जी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पातीराम जी कहने लगे, वो मेरी तरफ देखने लगे कि आप रहते कहाँ हैं? मैंने कहा मैं केदार वाला रहता हूँ। उन्होंने कहा आप ले जाइए, वो ब्लूप्रिंट होता था उसमें बड़ा नक्शा, तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने रात भर उस पर मेहनत की, उसका मैंने ट्रांस प्लान बनाया, और मैं सुबह वहाँ साइट पे आया, मैंने मिस्त्री से फिर उसके पिलर वगैरह बनवाए, सेंटर लाइन उतरवाई, और मैंने विद इन 2 आवर्स उसका लेआउट करके फाइनल करके मैंने कहा जी आप इसको अब इसका जो गुनिया वगैरह है चेक कर लीजिए, आप एक एक कमरे की डायमेंशन चेक करके देख लीजिए। तो बिल्कुल ओके था जी। नेचुरली आपका तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि जी आप ये सारी की सारी जितनी बिल्डिंग्स हैं आप बना दीजिए हमारी। क्या बात है। मैंने कहा जी देखो मैं पार्टनरशिप में आपके साथ काम कर सकता हूँ। हाँ, मैंने पातीराम जी से कहा, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम। क्या बात, बड़े ईमानदार आदमी थे। हमने फिर यहाँ पे काम शुरू किया, और 2 से 2.5 साल में मैंने वो बिल्डिंग्स बना के वो साइट पूरी कंप्लीट तैयार कर दी। आज भी आप अगर आप जाके वहां पे देखेंगे उन बिल्डिंग्स को, आज भी 98, 99, 2000 की बिल्डिंग बनी हुई हैं, आज तक उनका प्लास्टर जैसा का तैसा है। अगर आप उनके अंदर मार्बल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज ही मार्बल डला हुआ। उस क्वालिटी का काम हमने किया, हमने समझो क्वालिटी के साथ समझौता किया। और उसके बाद फिर इलेक्शन आए 2003 में, उत्तराखंड बन चुका था। 2003 में हमने फिर चुनाव की तैयारी की और हम चुनाव जीत गए। 2003 से लेकर के 2014 तक आप लगातार, हम लोग लगातार प्रधान रहे। इस बीच हमने गांव की सारी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं थी, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, स्कूल्स की हो, बिजली की हो, हमने एक नई इबारत लिखी और गांव को डेवलप किया। लेकिन 2014 में चूंकि होता है 10 साल हमारे गुजरे, लोगों के घर में टेलीविजन होता है उसको भी चेंज कर देते हैं कि एलईडी लगानी है, किसी की अच्छी कोई दूध देने वाली गाय है तो उसे भी चेंज कर देते हैं कि दूसरी लेके आ। तो लोगों ने चेंज किया, हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं फिर चला गया सेलाकुई ट्रक यूनियन। अच्छा। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। हमने कहा ठीक है, धारा बिल्कुल बदल गया। हमने कहा गांव की स्थिति बदल दी है, गांव में एक नई इबारत लिख दी है, सब कुछ बढ़िया है, ट्यूबवेल लगवा दिए, सिंचाई की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, सब चीज होगी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में कदम रखा, मेरा बिल्कुल फ्रेश कदम था। 2 साल मैंने वहां पे जाके मेहनत की। 2 साल के बाद उन लोगों ने मुझे वहां पे अपना प्रधान बना दिया। क्या बात है। और तब से आज तक मैं वहां पे प्रधान हूँ। क्या कब से है? 2016 से और आज तक। हाँ, इस बीच में 1 साल में अपने पारिवारिक कारणों से वहां पे रिजाइन कर दिया था। लेकिन मैं फिर लगातार वहां पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज तक मैं अभी भी वहां पे प्रेसिडेंट हूँ और अपनी सेवाएं वहां पे दे रहा हूँ। लोग आज भी मुझे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए इस बीच हाँ आप व्यवहार है और आपका काम करने में जो ईमानदारी है वो लोगों को भाती है और वही आपको कहीं ना कहीं लोकप्रिय बनाती है। और जिंदगी का इतना बड़ा जो अनुभव संघर्ष से रहा आपका, वो कहते हैं ना कि सोना जो है तबके ही कुंदन होता है, इसलिए लोग आपको चाहते हैं यहाँ भी और वहां पे भी। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, बिल्कुल लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। क्या बात। तो हमेशा मैं तो लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करिए, लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। हम लोग जो पोस्टर्स में लिखवाते हैं ना चुनाव के वक्त कि संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार, वो उस दौरान पता चलता है जब बन जाते हैं। तो कम से कम हमें जब बनने के बाद उन चीजों पे खरा उतरना चाहिए। वो सिर्फ लिखने में नहीं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो जन जन तक जानी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए। और आज की जो परिस्थितियां थी इसी चुनाव की, मेरे परिवार की जो पारिवारिक स्थिति है बिल्कुल विकट है। जब मैंने ये चुनाव लड़ा तो जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ उस दिन मेरी वाइफ वेंटिलेटर पे चली गई। अरे इसी चुनाव में? इसी चुनाव में। क्या हुआ था? वो किडनी की समस्या, किडनियां उनकी खत्म है, तो डायलिसिस शुरू हुआ
और डायलिसिस शुरू में उनको अटैक पड़ा और वो ओहो, उसके बाद वो वेंटिलेटर पे चली गई। 9 दिन लगातार वेंटिलेटर पे रही। इस तरफ चुनाव था, उस तरफ ये उस तरफ समस्या। ग्राफिकेरा हॉस्पिटल देखना था। 10 साल के बाद जनता के बीच में लौटे थे, जी लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। ऊपर, हमने 10 साल जो गांव में प्रधानी की थी, जी जी हमने कभी किसी से 1 रुपए की कहीं इच्छा नहीं जताई नहीं, कि हम किसी से कहीं 1 रुपया लें। जी मैंने मनरेगा सबसे ज्यादा इस ब्लॉक में की थी, जी जी और मेरे गांव का कोई भी श्रमिक आज ये नहीं कह सकता कि मेरे अकाउंट में पैसे गए और प्रधान जी ने मुझसे पैसे मांगे, मेरा वस्ट्रोल ज्यादा का भर दिया जी, और फिर पैसों की डिमांड की। जी, ऐसा जितना जिससे काम किया कराया उसका उतना पैसा गया और उसने अपना विड्रॉल कराया। जी, एक ईमानदारी के साथ हमने पंचायत को चलाया था। इसीलिए जनता ने फिर आपको, जनता ने ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं अपना चुनाव नहीं देख पाया, मेरे चुनाव को जनता ने लड़ा। क्या, और बालूवाला मेरे साथ बिल्कुल नया था। बालूवाला के लिए मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, जी मैं उस गांव के अंदर कभी एंट्री नहीं की। बीडीसी में बालूवाला मेरे साथ बिल्कुल नया जुड़ा, नया। लेकिन उन लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट नहीं, वो जो आपका एक कार्यकाल रहा प्रधान के समय का, तो वो आपकी एक पहचान बनी और वही यहाँ पे कम है। आदमी की पहचान काम से बनती है। तो उन्होंने जिस रूप में भी मुझे लिया, लेकिन मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। जी। और अब मेरा भी कुछ बनता है कि मैं उनको उनके लिए कुछ करूं, जो भी वहां की समस्याएं हैं। जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे प्रधान के जो अधिकार होते हैं उसका कार्य क्षेत्र अलग होता है और क्षेत्र पंचायत का अधिकार कार्य क्षेत्र अलग होता है, तो जो प्रधान ग्राम पंचायत बनने पे जो आपके कार्यकाल में चुनौतियां थी और अब जो चुनौतियां हैं बीडीसी में, उसमें दोनों में क्या फर्क? देखिए, प्रधान के पास अपना बजट है, जी, वो कुछ करे या ना करे उसके पास एक फिक्स बजट आना है, उसे ईमानदारी से खर्च करना है। जरूरत इस बात की है कि लोग ईमानदारी के साथ काम करें। सबसे बड़ी बात है। हमने बहुत अच्छा गांव को हम छोड़ के गए थे जी। इस बीच में 10 साल जो गुजरे हैं, गांव की व्यवस्था खराब हुई है। अब नए प्रधान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये रहेगी जी जी कि वो गांव को सही पटरी पे लाके जी एक सही जो बजट जाता है गांव के अंदर, जो पैसा जाता है उसका सही सदुपयोग करके गांव के विकास में अपना योगदान दे, ताकि आने वाले समय में भी लोग उनके साथ रहें। और जहां तक गांव की समस्याएं हैं, समस्याएं तो देखिए, जैसे विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ऐसे समस्याएं भी हमेशा हर रोज नई समस्याएं पैदा होती हैं। उनका समाधान तो अभी देवी आपदा आई, बारिशें ज्यादा होगी तो जो पुराने काम थे टूट गए, गड्ढे पड़ गए, तो ये चुनौतियां हो जाती हैं। तो काम ईमानदारी से करने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। जी। और जहां तक बीडीसी का सवाल है, जी, बीडीसी में लिमिटेड बजट होता है। जी जी, इतना कोई स्पेशल बजट नहीं है। ये हमारी अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने क्षेत्रीय विधायक के साथ, अपने प्रमुख जी के साथ सामंजस्य बनाकर इस पूरे क्षेत्र का, अब तो केदारावाला बालूवाला नहीं है, पूरे ब्लॉक का हम किस तरह से विकास कर सकें, लोगों की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम किस तरह से पूरा कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 5 साल हैं वो इस विकास खंड में याद रखे जाएं कि कुछ लोग ईमानदार आए थे जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और यहाँ पे कुछ बदलाव किया। जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, मिड डे मील स्कीम चलती है। जी, अभी आप गए भी थे मिड डे। हमारे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। जी। आमतौर पर गरीब का बच्चा वहां पे पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो थोड़ा सा भी गरीबी रेखा से ऊपर उठता है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। तो गरीब के बच्चे के माँ बाप हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको सही आहार मिले, पोषण युक्त आहार मिले, अच्छा आहार मिले, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनका शरीर सही रहे, तभी उनका मन पढ़ने में लगेगा। तो इन सब चीजों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत। अभी मैंने एक स्कूल का फोटो देखा है, 15 अगस्त पे लोगों ने फोटो डाली थी ध्वजारोहण करते वक्त। जी। तो स्कूल की छत पे करीब 2 फीट का घास जमा हुआ है। तो मेरा
आपके इस मंच के माध्यम से भी यही कहना है जी जी बिल्कुल कि जितने भी हमारे अध्यापक हैं 1-1 लाख रुपए के लगभग वो सैलरी लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोग औचक निरीक्षण करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। जहां तक शिक्षा का सवाल है, क्योंकि शिक्षा ही हमें आगे लेके जाती है और हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा अगर सही नहीं होगी, एक अच्छे वातावरण में नहीं होगी, तो हमारा जीना फिर बेकार है। हम लोग कुर्सियों पर बैठ के फिर हमें एक दिन ऊपर वाले को भी हिसाब देना है कि हमने तुम्हें जिम्मेदार बनाया था और आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया, तो इसके जिम्मेदार आप बनो। तो वहां भी हिसाब देना है। बिल्कुल, और यही बच्चे तो भविष्य हैं हमारे आने वाले। हमारे जो देश का भविष्य है हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए काम करना है। दूसरी बात, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी जिस समय समय पर निगरानी करने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे माननीय विधायक जी, उनके आगे तो सब फेल हैं और वो बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। हर चीज की उन्हें जानकारी है, टाइम टाइम पे वो हर चीज का बिल्कुल अनुश्रवण भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समय समय पर जाकर के निरीक्षण करें और जो भी कमियां खामियां हैं माननीय विधायक जी तक वो पहुंचाते नहीं, हम उनको उन तक पहुंचाएं ताकि क्षेत्र में जो लोगों की जरूरत है वो पूरी हो जाए और उनकी जो समस्याओं का निराकरण हो वो यहीं पे हो सके। अच्छा, अब एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि आपका बचपन पूरा संघर्ष भरा रहा और जो भी आपने बताया वो एक आम, अब बताने में आसान लग रहा है, लेकिन जो आपने उस चीज को झेला है, जो भुगता है, वो आप ही जानते हैं कि किस किस परिस्थिति से आप गुजरे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं आज। इस कार्य के अलावा, जैसे आप अब क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं, ज्येष्ठ उप प्रमुख बने हैं, हमारे पहले प्रधान थे, इनके अलावा कोई ऐसी आपका कोई हॉबी है, कोई शौक है अलग से, वो भी हमें बताएं, लिखने का या कुछ, कोई भी हॉबी आपकी। इस बीच में मैंने एक बालिका शिक्षा सुधार योजना चली थी, जी जी, मैंने उसमें बहुत काम किया। जो हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं, गुर्जर जो जंगलों में रहते हैं, जी जी जी, चाहे वो बंदरजोड़ हो बिहारीगढ़ के पास, जी जी बिल्कुल, चाहे वो कुलाल का इलाका हो, चाहे बादशाही बाग का इलाका हो, हमने इन क्षेत्रों में भी काम किया। और जो ड्रॉप आउट गर्ल्स थी, जी जी, जो 5वीं में जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, 8वीं में जाके छोड़ दिया या 7वीं में जाके छोड़ दिया, किन्हीं परिस्थितियों के, जी जी, हमें हमारा बचपन वहां पे याद आता था कि हमने कैसे संघर्ष किया। तो मैंने लगातार 3 से 4 साल तक जी इस योजना में काम करके मैंने ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए बहुत काम किया। गुर्जरों में के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, हमने जंगलों को छाना, इनकी झुग्गियों तक गए और वहां पे हमने टीचर्स की व्यवस्था करवाई, तो बड़ा सुकून मिलता था। बिल्कुल, वही मुख्य धारा में। तो आज भी मेरा यही कहना है, मैं स्कूलों में जाता हूँ कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं, बहुत सी हमारी जवान विधवाएं हो जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको कॉपी की, किताब की, पेंसिल की या खर्चे की जरूरत है, निःशुल्क वो हम व्यवस्था कराते हैं। और हर साल मैं स्कूल में जाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि उसका नाम 2% ज़कात जी 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 निकालते हैं हर साल, जी जी, मेरा कुछ इससे हटके मामला है जी। क्यों ना हम उन पैसों को जरूरतमंदों पे खर्च करें। क्या बात है, क्या बात है। तो अपनी कमाई का 2 नहीं, मैं तो कहता हूँ 5% हिस्सा हमें ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है, हाँ, तो हम उनके ऊपर खर्च करें ताकि आज हम उनकी, और मुझे खुशी होती है, मेरे यहाँ एक फौजी है, जी जी, मैं नाम नहीं लूंगा, अब उसे फौजी है, तो, जी जी जी, तो वो मेरे पास आया था बेचारा, जब मैं प्रधान था, तो उसने कहा जी मुझे ना फौजी बनना है, अच्छा, आप मेरी मदद करो। तो मैंने उसे थोड़े से गुर बताए, तो उस लाइन पे चला जी, और वो लैंसडाउन भर्ती के लिए मैं उसे लेके गया, उसने वो भर्ती हो गया। क्या बात। लेकिन जब वो भर्ती हुआ तो उसके पास वो 8-10 हजार रुपए नहीं थी कि बक्सा खरीदना था, सामान ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, जाना था, हमने उसे उपलब्ध कराया। आज वो फौजी है। क्या बात। उसने हमारे पैसे भी वापस दिए जी, और वो आज बड़ा उसका कैरियर बन गया। हाँ, बड़ा वो, मतलब मुझे एक ऐसा लगता है कि एक बच्चा, एक नहीं कई सारे ऐसे उदाहरण, ये तो उदाहरण है, लेकिन बड़ा सुकून मिलता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। और भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कुछ बच्चे हैं जिनके लिए हमने डायरेक्ट किया है जी। तो एक लड़की आशा थी, वो ड्रॉप आउट लड़की थी, हमने उसे अपने खर्चे पे पढ़ाया, आज वो लड़की टीचर है, तो सुकून मिलता है। बिल्कुल।
कि यार कुछ ना कुछ हम अगर समाज के लिए करेंगे, जी दबे कुचले वर्ग के लिए करेंगे, जी ऐसे लोगों के लिए करेंगे जो सक्षम नहीं है, उनकी मजबूरी है, मजबूरी। लेकिन वो कुछ बनना चाहते बिल्कुल, हैं। हम ये सोचते हैं ना कि समाज हमें ये दे वो दे ये दे, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमें भी चाहिए कि समाज ने जो हमें दिया है वो हमें उसको वापस करें, किसी के काम आ जाए, वो कुछ बनना चाहते बनना हैं। चाहते हैं। बिल्कुल हाँ, कोई नशेड़ी आ जाए, इधर जाए, उसको नहीं कुछ, जी उसके लिए हमारे लिए दरवाजे बंद बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेकिन अगर किसी को कुछ करने की क्षमता है किसी के अंदर, और वो योग्यता कुछ है, बनना चाहता है, बिल्कुल, तो उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा खुले हैं और हमें हमेशा खुले रहेंगे। जब तक मेरी जेब में कुछ रहेगा, जी। वो उस पे उनका हक रहेगा। इन बातों से जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जरूर ये प्रेरणा लेंगे कि समाज ने आपको अगर कुछ दिया है तो आपका भी कर्तव्य है कि समाज को किसी न किसी रूप में वो वापस लौटाएं, किसी न किसी जरूरतमंद के काम आए। और इससे जो वास्तव में खुशी मिलती है ना, इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, अब जब आप ज्येष्ठ प्रमुख बने हैं, अब आपके पास ऐसी क्या योजनाएं हैं जिससे और विकास हो, ऐसी कुछ योजना है जो आपने कुछ बनाई? देखो, मेरी सबसे पहली योजना ये रहेगी कि हम अपने प्राइमरी, जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, इनका विकास करें। जी बिल्कुल। बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण वहां पे तैयार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज। हाँ, कि वो एक अच्छे माहौल में बैठ के पढ़ाई कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना हो कि वो छत के नीचे बैठे हैं, छत टपक रही है, प्लास्टर टूटने वाला है, नीचे से बिच्छू निकलने वाला है, डर का माहौल है, भय का माहौल है। ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए मैं निजी तौर पर पहल करूंगा और माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा जी। और उनके पास जाऊंगा और कि मुझे परमिशन दें, क्योंकि मैं उनकी परमिशन, वो मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगा। वो मुझे परमिशन दे कि मैं जाकर जगह जगह निरीक्षण करूं और जो भी खामियां हैं मैं उन तक पहुंचाऊं, ताकि उन पे काम हो। और चूंकि मेरी अपनी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं डायरेक्टली कुछ कर सकूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से अगर कुछ करा पाया जी जी, तो मुझे सुकून मिलेगा। नहीं, आप अवश्य करा पाएंगे, क्योंकि आपका जो कार्यकाल रहा है, जो आपकी पहचान रही है, ये मैं जरूर करूंगा, कुछ ना कुछ, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। अच्छा, अगर आप अब क्योंकि आप ज्येष्ठ प्रमुख हो गए, उसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर आप अपने जनता को, अपने ग्रामीणों को कुछ संदेश देना चाहें तो स्वागत है आपका। देखिए, मेरा सभी जो हमारे ग्रामीण हैं, हमारी सम्मानित जनता है, हमारे सम्मानित भाई बहन हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज का जो दौर है वो शिक्षित होने का दौर है। हम अपने हर खर्चे से कटौती करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आज हमारा बच्चा पढ़ लिख करके निकलेगा तो वो जरूर हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा और इस समाज में अपना नाम रोशन करेगा। इसलिए सभी से मेरा एक आग्रह है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने खर्चों से कटौती करें, लेकिन बच्चों पर पूरा ध्यान दें और बच्चों को अच्छी गुणवत्ता पूर्ण जो है शिक्षा दें, ताकि हमारा बच्चा पढ़ के एक अच्छा इस समाज में योगदान दे, अपने गांव के लिए कुछ करे, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे। और दूसरी बात, जो हमारे आसपास जो नशा फैला है, जी जी, बहुत बड़ी चीज है जो नशा फैला है, लोग दो तरह का नशा कर रहे हैं। एक तो पहले लोग शराब पीते थे जी, अब लोग ठंडे वाला नशा करते हैं, इसमें चरस, सुल्फा, गांजा। वो हमारे लिए एक दीमक की तरह है, अभिशाप है। हमें नशे के विरोध में काम करना है और वो नशा तब खत्म हो सकता है जब मेरे इस क्षेत्र की सम्मानित जनता इस बात के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाए कि अगर मेरे पड़ोस में कहीं नशा बिकता है या बंटता है, उस पे वो तुरंत उसकी निगरानी करे और जो सक्षम अधिकारी है या सक्षम कोई जन नेता है या सक्षम कोई हमारा पड़ोस में उस पर रोक लगाने वाला आदमी है, उस तक वो उस बात को पहुंचाए कि इस क्षेत्र में ये गलत काम हो रहा है। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हम अपने बच्चों को इस नशे से बचा लें और शिक्षा की तरफ लेके चले जाएं, तो हमारा जो ये इलाका है बहुत जल्दी उन्नति करेगा, प्रगतिशील होगा और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्येष्ठ प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
और आपका आपका भी जो बहुत-बहुत संघर्ष में जीवन रहा जो आपने बताया उससे, और जैसे आप उससे निकल के आए हैं और आपने अपनी परेशानियों को सोचते हुए औरों की मदद की है, बच्चों का भविष्य बनाया है, इस बात से कोई ना कोई कहीं अगर एक आदमी भी प्रेरणा देगा तो आज का ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाएगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः आपको ज्येष्ठ प्रमुख के तौर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी भेंट हम आपको देना चाहेंगे ये प्रोग्राम, ताकि आपको याद रहे, हम आपको याद रहे, छोटी सी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे हमेशा याद अरे रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना विकासनगर विकासखंड के ज्येष्ठ प्रमुख श्री गुलफाम अली जी को, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जाना, और उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से सीख के बच्चों के लिए, जनता के लिए, अपने गांव के लिए क्या क्या किया। ये बहुत ग्रहण करने योग्य बात है, और इससे कोई ना कोई अवश्य प्रेरणा लेगा। तो मिलते हैं फिर अगली बार किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।